नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे। जी भारत की पहली महान शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी एक कहानी बताते हैं, मतलब कैसे इसे खोजा गया, ये कैसे फली फूली और फिर एक तरह से ओझल हो गई। जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प कहानी है इसकी। हाँ, और हमारा इरादा सिर्फ पुरानी ईंटों या टीलों की बात करना नहीं है। सही। हम समझना चाहते हैं कि इस प्राचीन सभ्यता ने क्या कमाल किया था, इसका स्केल कितना बड़ा था। बहुत बड़ा। हाँ, कहते हैं मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला दें, उससे भी बड़ा इलाका था। जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये उन दोनों से कहीं ज्यादा फैली हुई थी। तो ये समझना है और इसने हमारे लिए क्या छोड़ा है। तो चलिए, इस रहस्यमयी दुनिया की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, और इसकी खोज की कहानी भी, जैसा आपने कहा, काफी रोचक है। हाँ। मतलब 19वीं सदी में कुछ शुरुआती चीजें मिली, जी। जैसे चार्ल्स मैसन थे, उन्हें कुछ पुरानी कलाकृतियां मिली। ओके। फिर एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, हाँ, कनिंघम। उन्होंने हड़प्पा का दौरा किया, पर वो शायद इसे ठीक से समझ नहीं पाए, इसे बौद्ध काल से जोड़ते रहे। अच्छा, मतलब पूरी अहमियत नहीं समझी उस वक्त। हाँ, शायद उस वक्त उतना अंदाजा नहीं था, लेकिन असली मोड़ आया 20वीं सदी की शुरुआत में, ओके। जब लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को एएसआई का प्रमुख बनाया। जॉन मार्शल, हाँ, ये नाम तो सुना है। जी, और उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और आरडी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में अच्छा। सिस्टमैटिक खुदाई शुरू करवाई। और जब 1920 के दशक में ये खोजें सामने आई, तो भारतीय इतिहास की कहानी हजारों साल पीछे चली गई। बाप रे, मतलब एकदम से पूरा नजरिया बदल गया होगा। बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी खोज थी उस समय के हिसाब से। और ये सभ्यता कोई मतलब एकदम से तो नहीं आ गई होगी। नहीं नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसके विकास के कई चरण थे। एक धीरे धीरे विकास हुआ। हाँ बिल्कुल, ये एक लंबी प्रक्रिया थी। मोटे तौर पर हम इसे 3 चरणों में बांट सकते हैं। 3 चरण, ठीक है। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा चरण, अर्ली हड़प्पन फेज। ये करीब 3300 से 2600 ईसा पूर्व का समय था। अच्छा, काफी पुराना। जी, इसे हम प्रोटो अर्बन या आदि शहरी दौर कह सकते हैं। मतलब शहरों के बनने से ठीक पहले का। ओके। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे खेती करने वाले समुदाय बस रहे थे, बस्तियां बन रही थीं, कुछ किलेबंद भी थीं, जैसे कोट दीजी है, कालीबंगन का निचला स्तर। लेकिन ये अभी पूरी तरह विकसित शहर नहीं थे। अपनी अपनी क्षेत्रीय मिट्टी के बर्तन बनाने की शैलियां थीं, तांबे का इस्तेमाल शुरू हो गया था और कुछ शुरुआती धार्मिक प्रतीक भी दिखने लगे थे, जैसे पीपल का पत्ता या सींग वाले देवता। ठीक है, ये हो गया पहला चरण। हाँ, फिर आया इसका स्वर्णकाल, परिपक्व हड़प्पन चरण, मैच्योर हड़प्पन फेज। अच्छा, ये कब से कब तक? ये लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास का समय है। ओके। यही वो दौर है जब हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी जैसे बड़े सुनियोजित शहर बसे। हाँ, ये नाम हमने सुने हैं। जी, और यहीं हमें वो सब मिलता है जिसके लिए ये सभ्यता जानी जाती है। वो कमाल का नगर नियोजन, हाँ। एक अपनी खास लिपि जो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। वो रहस्यमयी लिपि। हाँ, मानकीकृत वजन और माप, अद्भुत मोहरें, तांबे और कांसे के औजार और दूर दूर तक फैलावा व्यापार, सब इसी दौर में। कमाल है। और फिर इस सुनहरे दौर के बाद अंत शुरू हुआ। हाँ, जिसे हम उत्तर हड़प्पन चरण या लेट हड़प्पन फेज कहते हैं। ये करीब 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक चला। ओके। इस दौरान जो शहरी ढांचा था वो बिखरने लगा, बड़े शहर खाली होने लगे या छोटे हो गए। नगर नियोजन में वो कसावट नहीं रही, वो जो मानकीकृत चीजें थीं उनका इस्तेमाल कम हो गया। अच्छा, मतलब सब कुछ ढीला पड़ने लगा। हाँ, सभ्यता का स्वरूप बदला और अलग-अलग इलाकों में स्थानीय संस्कृतियां ज्यादा उभर कर आईं, जैसे गुजरात में रंगपुर संस्कृति, सिंध में झुकर संस्कृति। यानी एक रूपता कम हो गई। जी, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। कई पुरानी चीजें इन नई स्थानीय संस्कृतियों में भी चलती रहीं। ये एक तरह का क्रमिक बदलाव था, शहरी से ज्यादा ग्रामीण स्वरूप की तरफ। आपने इसके फैलाव का जिक्र किया था शुरू में, वो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, है ना? 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और 1400 उत्तर से दक्षिण। ये तो बहुत ही विशाल है। बहुत विशाल, आज के पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा। फिर भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी तक इसके स्थल मिले हैं।
जैसा आपने कहा, मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला दें तो भी शायद इतना बड़ा क्षेत्र न बने। सच में। अच्छा, तो ये जो परिपक्व चरण था, इस पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, खासकर उनके शहरों की बनावट। वो ग्रिड पैटर्न का जिक्र बार बार आता है। हाँ, वो ग्रिड पैटर्न, जाल जैसी सड़कें, ये क्या था और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये उनकी सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक है। बिल्कुल। परिपक्व दौर के शहरों में, खासकर बड़े शहरों में, सड़कें एकदम सीधी बनाई जाती थी। सीधी? हाँ, और वो एक दूसरे को लगभग समकोण पर, मतलब 90 डिग्री पर काटती थी। जैसे आजकल का चेस बोर्ड होता है ना। ये ग्रिड पेपर। हाँ हाँ, चौकोर खाने बन जाते होंगे। बिल्कुल। इससे पूरा शहर आयताकार ब्लॉक्स में बंट जाता था। अब ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता था, बल्कि इससे शहर का प्रबंधन आसान होता होगा। घरों तक पहुंचना, हवा और रोशनी का आना जाना, ये सब बेहतर होता होगा। लॉजिकल। मुख्य सड़कें काफी चौड़ी होती थी और उनसे फिर पतली गलियां जुड़ती थी। और पानी का प्रबंधन, उसका भी जिक्र आता है। अरे वो तो कमाली था। मतलब साफ पानी लाना और गंदा पानी निकालना। हाँ। घरों से गंदा पानी निकालने के लिए ढकी हुई पक्की नालियां थीं, ईंटों से बनी हुई और ऊपर से ढकी हुई। ढकी हुई उस जमाने में? जी हाँ। और ये नालियां सड़क की मुख्य नालियों से जाकर जुड़ती थीं। सोचिए, उस समय पब्लिक सैनिटेशन का ऐसा इंतजाम। अद्भुत है ये तो। और सिर्फ गंदा पानी निकालना ही नहीं, पानी बचाना भी जानते थे। धौलावीरा में देखिए। हाँ, धोलावीरा। वहां बारिश का पानी जमा करने के लिए पत्थर काटकर बड़े बड़े जलाशय बनाए गए हैं। कमाल की इंजीनियरिंग है वो। सही में। और शहरों में विभाजन भी होता था, कोई ऊंचा हिस्सा, कोई निचला। हाँ, अक्सर शहरों में एक हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर होता था और किलेबंद होता था। उसे दुर्ग या गढ़ी, सिटाडेल कहते हैं। सिटाडेल? हाँ, शायद वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स रही होंगी या धार्मिक केंद्र या फिर शासक वर्ग रहता होगा, पक्का नहीं कह सकते। अच्छा। और इसके नीचे, मतलब सामान्य धरातल पर आम लोगों के रहने का बड़ा इलाका होता था, जिसे निचला शहर या लोअर टाउन कहते हैं। तो ये शायद सामाजिक विभाजन दिखाता है। हाँ, संभव है। ये उनके समाज की बनावट की तरफ इशारा करता है। बनाने के लिए कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। ओके। पक्की ईंटें ज्यादातर नालियों, कुओं, बाथरूम या जो महत्वपूर्ण इमारतें होती थीं, उनमें लगती थीं। घर कैसे थे? आमतौर पर बीच में एक आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे। अच्छा, आंगन वाले घर। जी। और मोहनजोदारो का वो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, हाँ, वो तो बहुत फेमस है। वो एक बड़ा पक्का तालाब जैसा है। शायद उसका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, सामूहिक स्नान वगैरह के लिए। हो सकता है। वहीं पर अनाज रखने का एक विशाल गोदाम भी मिला है, अन्न भंडार या ग्रैनरी। ये उनकी संगठित व्यवस्था का सबूत है। सही बात है। और लोथल, गुजरात में, वहां जो ढांचा मिला है, जिसे जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड माना जाता है, हाँ, लोथल का डॉकयार्ड। वो उनके समुद्री व्यापार और इंजीनियरिंग की कहानी कहता है। वाकई, मतलब हर पहलू में काफी उन्नत थे वो लोग। अच्छा, इतनी बड़ी शहरी व्यवस्था चल रही थी, तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? खेती? बिल्कुल। कृषि तो रीढ़ की हड्डी थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो सालाना बाढ़ लाती थीं, हाँ। वो उपजाऊ मिट्टी जमा कर देती थीं। उससे फसल अच्छी होती थी। क्या उगाते थे मुख्य रूप से? गेहूं और जौ, ये मुख्य फसलें थीं। ओके। कुछ जगहों से, जैसे लोथल से, चावल के भी सबूत मिले हैं, पर शायद वो उतने आम नहीं थे जितने गेहूं और जौ। इनके अलावा बाजरा, रागी, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, तिल, सरसों और कपास। कपास? हाँ, कॉटन। दुनिया में कपास के शुरुआती सबूतों में से एक यहीं से मिलता है। अरे वाह! और जो जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता था, उसे शहरों के बड़े अन्न भंडारों में जमा किया जाता था। ये भी दिखाता है कि कितनी ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था थी। हाँ, ये बात तो है। खेती के तरीकों के बारे में क्या पता है? हल वगैरह? कालीबंगन में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, मतलब खेत में हल से बनी धारियां मिली हैं। अच्छा। तो पता चलता है कि वो हल का इस्तेमाल करते थे। शायद लकड़ी का हल रहा होगा। मिट्टी के बने हल के खिलौने भी मिले हैं। ओके, खिलौने भी मिले? हाँ, और सिंचाई के लिए सिर्फ नदियों पर निर्भर नहीं थे। नहरों और जलाशयों का भी इस्तेमाल होता था, जैसे धौलावीरा का उदाहरण हमने देखा। हाँ। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय जलवायु आज की तुलना में थोड़ी ज्यादा नम थी, थोड़ी बारिश ज्यादा होती होगी।
जो खेती के लिए अच्छी रही होगी। ठीक है। और खेती के अलावा जानवर वगैरह पालते थे? हाँ, पशुपालन भी बहुत महत्वपूर्ण था। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पालते थे। बैलगाड़ी उनके ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन थी, तो बैल तो जरूरी थे ही। कुत्ते भी पालते थे। और घोड़े का क्या सीन था? इस पे काफी बहस रहती है। हाँ, घोड़े को लेकर थोड़ी बहस है। कुछ जगहों से घोड़े की हड्डियां या उसके चित्र जैसी चीजें मिली हैं। सुरकोटड़ा एक जगह है गुजरात में। हाँ। लेकिन ये कितने व्यापक थे, या ये पालतू थे या जंगली, इस पे विद्वानों में पूरी सहमति नहीं है। स्रोत सामग्री में उल्लेख तो है, पर ये अभी पक्के तौर पे स्थापित नहीं माना जाता। अच्छा, मतलब पक्का नहीं कह सकते। जी। जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। हिरण, गैंडे, हाथी वगैरह की हड्डियां मिली हैं खुदाई में। और जो तट के पास रहते थे वो सीपियों वगैरह का भी इस्तेमाल करते थे। ओके। औजार किस चीज के थे? तांबा, कांसा? पत्थर के औजार तो थे ही, लेकिन तांबे और कांसे का इस्तेमाल बढ़ रहा था। अच्छा। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। कांसा तांबे और टिन को मिलाकर बनता है। तांबे के औजार ज्यादा मिलते हैं कांसे के मुकाबले। और लोहा? नहीं, लोहा नहीं, लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। लोहा भारत में बहुत बाद में आया, वैदिक काल के बाद। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं व्यापार पर। ट्रेड। हाँ, ट्रेड। ये सिर्फ आसपास होता था या दूर देशों तक भी? दोनों तरह का। अंदरूनी व्यापार तो जाहिर होता ही था, गांव और शहरों के बीच। गांव से अनाज, कच्चा माल शहरों में आता होगा, और शहरों से तैयार माल जैसे औजार, बर्तन, मनके वगैरह गांव तक जाते होंगे। लेन देन कैसे होता था? पैसे तो थे नहीं शायद। नहीं, सिक्के तो नहीं मिले हैं। शायद चीजों की अदला बदली होती थी, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। हाँ, लेकिन जो मोहरें मिली हैं उनका इस्तेमाल शायद पहचान या गारंटी के लिए होता होगा। अच्छा, मोहरों का रोल यहाँ भी? जी। ट्रांसपोर्ट के लिए जमीन पर बैलगाड़ियां चलती थी। उनके खिलौने मिले हैं मिट्टी के, कांसे के। ओके। और नदियों में नावें, नावों के चित्र भी मोहरों पर मिले हैं। और लोथल से नाव का एक मिट्टी का मॉडल भी मिला है। तो अंदरूनी व्यापार तो था, बाहरी व्यापार? बाहरी व्यापार तो कमाल का था। सबसे ज्यादा संपर्क मेसोपोटामिया के साथ था। मेसोपोटामिया यानी आज का इराक? जी हाँ, लेकिन सिर्फ वही नहीं, ओमान और बहरीन जो फारस की खाड़ी में है, उनसे भी व्यापार होता था। अच्छा, कैसे जाते थे? जमीन से या समुद्र से? दोनों रास्तों से। जमीन के रास्ते अफगानिस्तान और ईरान से होकर जाते होंगे, और समुद्री रास्ता भी था, खासकर गुजरात और सिंध के तट से फारस की खाड़ी तक। मेसोपोटामिया के जो पुराने लेख मिले हैं ना, उनमें मेलुहा नाम की जगह का जिक्र आता है। मेलुहा? हाँ, विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु क्षेत्र के लिए ही इस्तेमाल होता था। अरे वाह। और साथ में दिलमुन शायद बहरीन, और माकन शायद ओमान का तट का भी जिक्र है। ये शायद बिचौलिए का काम करते थे। तो इसका कोई सबूत भी मिला कि वाकई ये व्यापार होता था? हाँ, बिल्कुल ठोस सबूत हैं। मेसोपोटामिया के शहरों में, जैसे उर शहर में, हड़प्पा की बनी हुई मोहरें मिली हैं। उनकी मोहरें वहाँ? जी, हड़प्पा के बाट मिले हैं। कार्नेलियन के मनके मिले हैं जो हड़प्पा में बनते थे। अच्छा। और दूसरी तरफ सिंधु घाटी के शहरों में मेसोपोटामिया या फारस की खाड़ी की बनी बेलनाकार मोहरें मिली हैं। यानी एक्सचेंज होता था? जी बिल्कुल। ये पक्का सबूत है कि उनके बीच वस्तुओं का और शायद विचारों का भी आदान प्रदान होता था। कमाल है। कच्चा माल भी बाहर से आता था? हाँ, कच्चा माल भी दूर दूर से आता था। जैसे सोना शायद दक्षिण भारत की कोलार खानों से आता था। सोना दक्षिण भारत से? हाँ, तांबा राजस्थान की खेतरी खानों से, लाजवर्द पत्थर अफगानिस्तान से, सीपियां गुजरात के तट से, टिन शायद हरियाणा या अफगानिस्तान, मध्य एशिया से। तो ये एक बहुत बड़ा और जटिल नेटवर्क था। वाकई ये व्यापार नेटवर्क तो सोचने पर मजबूर करता है। अब आते हैं उनके विश्वासों पर, उनके धार्मिक जीवन पर। लिपि तो हम पढ़ नहीं सकते। हाँ, ये मुश्किल है। तो फिर हम कैसे जानते हैं उनके पूजा पाठ के बारे में? ये एक चुनौती है बिल्कुल। हमें मुख्य रूप से उनकी मोहरों, मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं, टेराकोटा फिगरीन्स और कुछ बिल्डिंग्स के आधार पर ही अनुमान लगाना पड़ता है। अच्छा, तो क्या लगता है? ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। नेचर वर्शिप? हाँ, मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा काफी फैली हुई लगती है, क्योंकि महिलाओं की बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। और एक मुहर पर एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ये भी फर्टिलिटी का प्रतीक है। अच्छा, और कोई देवता? एक पुरुष देवता भी महत्वपूर्ण लगते हैं, जिन्हें अक्सर पशुपति या आद्य शिव, प्रोटो शिवा? हाँ,
मोहनजोदड़ो से एक बहुत प्रसिद्ध मुहर मिली है। उस पर एक योगी के मुद्रा में बैठे देवता हैं जिनके 3 या 4 मुंह दिखते हैं, सिर पर सींग जैसा मुकुट है और चारों ओर जानवर हैं, हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा। हाँ, ये मुहर देखी है मैंने। ये शिव के पशुपति रूप की याद दिलाता है ना? जानवरों के स्वामी। बिल्कुल। इसके अलावा पेड़ों की पूजा भी होती थी, खासकर पीपल के पेड़ की। मुहरों पर पीपल के पत्ते या पेड़ बने मिलते हैं। जानवरों की पूजा भी होती थी। कुबड़ वाला बैल, हम्प्ड बुल, तो बहुत सारी मुहरों पर बना है। शायद वो पवित्र माना जाता था। सांप पूजा के भी संकेत मिलते हैं। क्या पूजा के लिए कोई खास जगहें थीं, जैसे मंदिर? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बड़ी भव्य मंदिर जैसी इमारतें नहीं मिली हैं। कोई मंदिर नहीं मिला? स्पष्ट रूप से मंदिर जैसी कोई संरचना नहीं मिली है। हो सकता है पूजा घरों में होती हो या खुले में। अच्छा। वो जो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार है, हो सकता है उसका इस्तेमाल सामूहिक धार्मिक स्नान या अनुष्ठानों के लिए होता हो। हाँ, ये हो सकता है। और कालीबंगन और लोथल जैसी जगहों पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, छोटे गड्ढे जिनमें राख और जली हुई हड्डियां थीं। अग्नि वेदिकाएं, तो अग्नि पूजा? हाँ, ये अग्नि पूजा या शायद किसी तरह की बलि का संकेत देती हैं। कुछ मुहरों पर बलि देने जैसे दृश्य भी बने हैं। बलि भी? ऐसा लगता है। कालीबंगन से एक बेलनाकार मुहर और एक तिकोनी टिकिया मिली है, जिनसे मानव और पशु बलि के संकेत मिलते हैं, पर ये सब अनुमान ही हैं। तावीज भी मिले हैं काफी, जिनसे लगता है कि वो शायद बुरी आत्माओं या नजर वगैरह से बचाव में विश्वास करते थे। ओके। और मोहनजोदाड़ो से वो जो स्टीटाइट पत्थर की दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, हाँ, प्रीस्ट किंग जिसे कहते हैं। जी, वो भी शायद किसी महत्वपूर्ण धार्मिक या शाही व्यक्ति की रही होगी। आपने मोहरों का जिक्र कई बार किया। सील्स, ये इतनी खास क्यों है? क्या था इनमें? मोहरें तो सिंधु सभ्यता की पहचान जैसी हैं, एक तरह से उनकी सिग्नेचर आइटम। अच्छा। ये छोटी, ज्यादातर चौकोर, सील खड़ी स्टेटाइट नाम के नरम पत्थर से बनी होती थी। उन पर जानवरों की या कभी-कभी इंसानों की आकृतियां उकेरी जाती थीं, और सबसे खास बात, उन पर सिंधु लिपि के कुछ अक्षर खुदे होते थे। हर मोहर पर लिपि? ज्यादातर पर। और क्योंकि हम लिपि पढ़ नहीं सकते, तो ये जो चित्र और प्रतीक बने हैं, यही हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जैसे कि? जैसे उनके धार्मिक विश्वास, वो पशुपति वाली मुहर, मातृदेवी, जानवरों की पूजा, कुबड़ वाला बैल, गेंडा, हाथी, उनके आसपास का माहौल कैसा था, कौन से जानवर थे, कौन से पेड़ थे, कभी-कभी नाव जैसे परिवहन के साधन भी दिखते हैं। और इनका मुख्य काम क्या था? शायद व्यापार में। व्यापार में कैसे? जैसे कोई सामान का गट्ठर है, उसे बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगाकर ये मुहर दबा दी। जब मिट्टी सूख गई तो वो एक सील बन गई। अच्छा, स्टैंप की तरह? हाँ, इससे पता चलता था कि ये सामान किसका है, या रास्ते में किसी ने इसे खोला तो नहीं है। एक तरह से ऑथेंटिकेशन या ब्रांडिंग का तरीका था ये। समझ गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद एक तरह के पहचान पत्र या तावीज का काम भी करती होंगी। ये उनकी कला का, उनके क्राफ्ट्समैनशिप का बेहतरीन नमूना है। और वो लिपि? वो रहस्यमयी लिपि, आपने कहा उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये तो बहुत बड़ी पहेली है। हाँ, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। एक पहेली है जो आज तक हल नहीं हुई। कैसी है ये लिपि? अक्षर हैं या चित्र? इसमें सैकड़ों चिन्ह हैं, जो देखने में चित्रों जैसे लगते हैं, मछली, आदमी, बर्तन वगैरह। पर शायद हर चिन्ह किसी एक शब्द या एक सिलेबल यानी अक्षर समूह को दर्शाता है। इसे लोगोसिलेबिक कहते हैं। अच्छा। ये आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू या अरबी लिखी जाती है। ओके, राइट टू लेफ्ट। हाँ, मोहरों पर लिखावट देखकर ऐसा लगता है, लेकिन कहीं-कहीं अगर लंबी लिखावट मिली है तो उसमें बाउस्ट्रोफेडॉन शैली भी दिखती है। बाउस्ट्रोफेडॉन, ये क्या होता है? मतलब एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर अगली दाएं से बाएं। जैसे खेत में हल चलता है ना, एक तरफ जाता है फिर मुड़कर दूसरी तरफ। अरे वाह, दिलचस्प है। जी, लेकिन ये लिखावटें बहुत छोटी हैं। ज्यादातर मुहरों पर, बर्तनों पर या तांबे की पट्टियों पर। कोई लंबी किताब या शिलालेख नहीं मिला है।
और जब तक ये पढ़ी नहीं जाती। तब तक हम उनकी भाषा क्या थी, वो क्या सोचते थे, उनका साहित्य कैसा था, उनके राजा कौन थे, ये सब बातें ठीक से नहीं जान सकते। ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारी जानकारी में। सही बात है। मानकीकरण का एक और उदाहरण आपने बताया था, जी उनके वजन और माप, जी हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन। पूरे इलाके में एक जैसे। हाँ, ये भी उनकी ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था का एक और कमाल था। इतने बड़े इलाके में अगर व्यापार करना है, इमारतें बनानी है, तो एक जैसी नापतोल प्रणाली तो चाहिए ही। बिल्कुल। उनके जो बाट मिले हैं वो ज्यादातर चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे, घनाकार क्यूबिकल शेप के, हाँ। और बहुत सटीक होते थे। अच्छा। छोटे बाट बाइनरी सिस्टम पर आधारित थे, मतलब 1, 2, 4, 8, 16 इस अनुपात में, और बड़े वाले दशमलव प्रणाली पर। डेसिमल सिस्टम, यानी दोनों सिस्टम इस्तेमाल करते थे। जी। और लंबाई नापने के लिए भी पैमाने मिले हैं, हाथी दांत या कांसे के बने हुए स्केल जिन पर निशान लगे होते थे। कोण नापने के लिए शंख के पैमाने इस्तेमाल होते थे। कमाल है। ये दिखाता है कि उनके बीच कितना समन्वय था, या शायद कोई केंद्रीय सत्ता थी जो ये सब लागू करती थी। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। कोई राजा था या व्यापारी लोग मिलके चलाते थे या पुजारी वर्ग, ये अभी तक साफ नहीं है। इतना सब कुछ था, इतनी उन्नत सभ्यता, तो फिर आखिर इसका अंत कैसे हुआ? पतन कैसे हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है, और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है जिस पर सब सहमत हों। कोई एक कारण नहीं? कोई एक कारण सर्वमान्य नहीं है। पहले एक थ्योरी बहुत चलती थी, आर्यों का आक्रमण। हाँ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। जी, कि बाहर से आर्य आए, उन्होंने हमला किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन अब इस थ्योरी को ज्यादातर विद्वान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसके कोई पक्के पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। लड़ाई झगड़े के निशान बहुत कम हैं, और जो कंकाल मिले हैं उन पर चोट के निशान जरूरी नहीं कि युद्ध के ही हो। अच्छा, तो फिर और क्या कारण हो सकते हैं? अब ज्यादातर माना जाता है कि कई चीजें एक साथ हुई होंगी। कई फैक्टर ने मिलकर भूमिका निभाई होगी। जैसे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये एक बड़ा कारण माना जाता है। क्लाइमेट चेंज उस जमाने में भी? हाँ, मॉनसून का पैटर्न बदल गया होगा, सूखा पड़ने लगा होगा, या फिर बहुत ज्यादा बाढ़ आने लगी होगी। एक और बड़ी थ्योरी है नदियों से जुड़ी हुई। सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। नदियां रास्ता बदल लेती हैं? हाँ, समय के साथ नदियां अपना बहाव बदल सकती हैं। अगर कोई शहर नदी के किनारे बसा है और नदी दूर चली जाए तो पानी की किल्लत हो जाएगी, व्यापार का रास्ता बंद हो जाएगा। सही बात है। और सरस्वती नदी, जिसे घग्घरा काबिरा नदी भी कहते हैं, हाँ। उसके किनारे बहुत सारी हड़प्पा बस्तियां थीं। ऐसा माना जाता है कि ये नदी धीरे धीरे सूख गई। इससे भी बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। धोलावीरा का पतन इससे जुड़ा जाता है। ओके। तो जलवायु, नदियां और कुछ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मतलब बढ़ती आबादी के लिए जंगलों की कटाई करना, खेती के लिए जमीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, जिससे उसकी उर्वरता खत्म हो जाए, ईंटें पकाने के लिए लकड़ी जलाना, इन सब से पर्यावरण पर असर पड़ा होगा। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनका जो बाहरी व्यापार था, खासकर मेसोपोटामिया के साथ, उसमें गिरावट आ गई हो। मेसोपोटामिया में भी राजनीतिक बदलाव हुए थे उस दौरान। तो कई सारे कारण मिलकर, बिल्कुल। हाँ, शायद अलग अलग इलाकों में अलग अलग कारणों का ज्यादा असर हुआ। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक लंबी प्रक्रिया थी, शायद कई 100 सालों की। धीरे धीरे शहरी जीवन खत्म होता गया, लोग छोटे गांवों में बसने लगे या कहीं और चले गए। ये एक क्रमिक पतन था। समझ गया। तो अंत में अगर हम देखें तो इस प्राचीन सभ्यता ने हमें क्या दिया? क्या इसकी कोई विरासत, कोई लेगेसी आज भी जिंदा है? हाँ, बिल्कुल है, और शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में उस पर ध्यान भी नहीं देते। अच्छा। क्या क्या? सबसे पहले तो उनके नगर नियोजन की सिद्धांत, वो ग्रिड पैटर्न पर शहर बसाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, पानी का प्रबंधन, ये आज भी अर्बन प्लानिंग के लिए कितने जरूरी हैं। हाँ, ये बात तो है। वो मानकीकृत वजन और माप का विचार, स्टैंडर्डाइजेशन, ये बाद की सभ्यताओं में भी चलता रहा। कुछ लोग तो मानते हैं कि आज की मीट्रिक प्रणाली तक उसकी कहीं ना कहीं गूंज है। अच्छा। चीजों की पहचान या गारंटी के लिए मोहर लगाने का कॉन्सेप्ट, सीलिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वस्तिक का जो प्रतीक है, स्वस्तिक, हाँ, स्वस्तिक का चिन्ह उनकी कला में मोहरों पर मिलता है,
और वो आज भी भारतीय संस्कृति, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों में कितना पवित्र माना जाता है। हाँ, ये तो है। धार्मिक स्तर पर देखें तो मातृदेवी की पूजा की जो परंपरा थी वो बाद के शक्ति संप्रदाय में जारी रही। वो जो आद्य शिव की अवधारणा थी वो बाद में शिव की पूजा में विकसित हुई। अच्छा, मतलब निरंतरता है। जी। पेड़ पौधों और जानवरों की पूजा भी भारतीय लोक धर्म में हमेशा से रही है। अग्नि पूजा का महत्व भी बना रहा। परिवहन के साधन, बैलगाड़ी, नाव, ये तो भारत में सदियों तक मुख्य आधार रहे। तो हाँ, उनकी विरासत सिर्फ म्यूजियम के अखंडरों में नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की जो निरंतरता है उसमें भी देखी जा सकती है। कुछ प्रथाएं जैसे कब्रिस्तान में जोड़ों को एक साथ दफनाना, जॉइंट बरियल्स, भी उनकी देन मानी जाती है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। वाकई एक ऐसी संस्कृति जो अपने समय से बहुत आगे थी, जिसने बेहतरीन शहर बसाए, दूर दूर तक व्यापार किया और एक जटिल ऑर्गेनाइज समाज बनाया। जी हाँ। उनकी वो मोहरें, उनकी वो अनपढ़ी लिपि और उनके पतन के वो अनसुलझे सवाल, ये सब मिलके इसे आज भी हमारे लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि शहरी जीवन की चुनौतियां, तकनीकी उन्नति और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की जद्दोजहद ये कोई नई बात नहीं है। सही कहा। हजारों साल पहले लोग इनसे कैसे जूझे, उनके क्या अनुभव रहे, ये जानना शायद आज भी हमारे लिए कुछ सबक दे सकता है, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो या मानकीकरण की। बिल्कुल। और अंत में मेरे मन में तो यही सवाल रह जाता है, अगर हम कभी वो सिंधु लिपि पढ़ पाएं, हाँ, तो क्या पता चलेगा? हाँ। कौन सा ऐसा राज खुलेगा जो हमें न सिर्फ इस महान सभ्यता के बारे में, बल्कि शायद मानव इतिहास या खुद हमारे बारे में कुछ बिल्कुल नया बता दे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल यहीं